Hello students, today we will discuss your plus one accountancy, the chapter number 4 which is process and basis of accounting. इस चैप्टर में आपके पास दो टॉपिक हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे. टॉपिक गिवन है बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट बेसिस होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब स्टूडेंट के मन में आएगा कि ये टॉपिक है क्या. बेसिकली असल में अकाउंट्स दो टाइप से बनाए जा सकते हैं यदि हम बनाना चाहें तो. अब ये समझाना चाह रहा है कि किस टाइप से आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं. फर्स्ट बेसिस होता है कैश बेसिस, जिसका मीनिंग होता है जब एक फर्म या बिजनेस कैश ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है. सेकंड है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इसमें क्या होता है, कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है. मैंने आपको बहुत छोटी सी बात कर दी है, इन दोनों के बारे में ब्रीफ में बता दिया है. कैश बेसिस का मतलब है जब एक फर्म कैश ट्रांजैक्शंस को जो है ज़्यादा जो है फॉलो करती है, कि कैश बेसिस मींस कैश ट्रांजैक्शंस को ही लिया जाए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया जाए. सेकेंड अकाउंटिंग होती है एक्रूवल बेसिस. इसमें कैश एंड एज वेल एज क्रेडिट दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है. अब आप नोट कीजिएगा, जो हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं या हम जो आपको अकाउंट सिखाएंगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल, उसमें हम सेकंड कंसेप्ट यूज करेंगे एक्रूवल बेसिस. मींस कैश ट्रांजैक्शंस भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी लेंगे. मीन्स फर्स्ट जो आप अकाउंटिंग सीखोगे, ठीक है, समझने के पॉइंट से इट्स ओके कि आप समझिए कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर बेटा जी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज नहीं किया जाता है, क्रेडिट बेस भी लेना पड़ता है. इसका मतलब हम अपनी लाइफ में जो अकाउंट्स मोस्टली बनाते हैं, 99% कंपनियां, फर्में, बिजनेस जो अकाउंट बनाते हैं वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है. यानी वो कैश के साथ साथ क्रेडिट उधार ट्रांजैक्शंस को भी नोट करते हैं. चलिए, दोनों के बारे में आपको मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर दिया, अब इसको आगे एक्सप्लेन कर देते हैं. बेसिकली टॉपिक बहुत छोटा सा ही है, ये लेसन ही आपका काफ़ी छोटा है. सही बात तो ये है जो कि आज ही ख़त्म हो जाएगा इन दो कंसेप्ट को समझने के बाद. चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने समझाया आपको. अब बुक क्या कहती है आपकी वो सुनिए. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ए सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन्स are recorded when cash is received or paid. मीन्स जब कैश मिल जाएगा या हम किसी को कैश दे देंगे तो ही एंट्री होती है, तो ही उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. ये एंट्री वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ट्रांजैक्शन से ना हम एंट्री बनाते हैं. फर्दर आगे जा करके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे जब, तो वहाँ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, गुड परचेज है, गुड सेल है, फर्नीचर परचेज है, रेंट पेड है, जी ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन ट्रांजैक्शन ना एंट्री बनेंगी जिससे बोलते हैं जनरल एंट्रीज. तो चलिए उस लेसन में समझाएंगे एंट्रीज क्या होती है. फिलहाल यहाँ एंट्री का मीनिंग ट्रांजैक्शन से ही ले लीजिए आप, कोई बात नहीं. तो क्या लिखा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ए सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड. या यूं कह लीजिए, एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन ए पेमेंट और रिसीप्ट इज मेयरली ड्यू. ड्यू मीन्स होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग होता है उधार. जब अभी कोई ट्रांजैक्शन कैश में ना हुआ तो बोलते हैं ड्यू, कि ड्यू है, उधार है. तो कहता है वो ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस वाली ही लिखी जाती हैं, जो उधार ट्रांजैक्शन हमको लिखते नहीं है. अब नोट कीजिएगा, ये कंसेप्ट आपको अपनाना नहीं है बेटा. फर्दर चैप्टर जो कराए जाएंगे आपको, उनमें हम कैश बेसिस अकाउंटिंग को लेते नहीं हैं, यूज़ नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे. हम तो एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग यूज़ करते हैं. कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. कैश बेसिस तो सिर्फ आपकी थ्योरी पॉइंट है, समझ लीजिए आपकी थ्योरी का पॉइंट है. चलो पता होना चाहिए बच्चे को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है. लेकिन नोट कीजिएगा, आपने फर्दर जो लेसन्स करने हैं वो लेसन्स सारे के सारे बेसिकली किस बेस पे होने हैं, कैश प्लस क्रेडिट बेस पे होने हैं. कैश प्लस क्रेडिट बेस पे होने हैं. ठीक है बेटा. तो चलिए खैर समझ लीजिए, कोई बात नहीं, कि कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है.
तो क्या है कैश बेसिस अकाउंटिंग? जब आपकी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, जब आप अपने एंट्रीज को, जो कैश एंट्रीज हैं उनको ही रिकॉर्ड करते हो, उधार की एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं करते, उसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आगे लिखा है, पढ़ेंगे आप। Thus, when cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expenses and income received in advance or accrued income are not considered। यहाँ 4 नाम यूज़ किए हैं बेटा, अभी ये नाम आपको नहीं मालूम है, मैं एक बार आपको इन चारों के बारे में बता देता हूँ। पहला वर्ड यूज़ किया गया है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग होता है वो एक्सपेंसेस जो आपने एक्सपेंसेस कर तो दिया है बट उसका पेमेंट नहीं किया, दैट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। जैसे मान लीजिए आपके घर में बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। अब देखिए वो बिजली का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं 2 मंथ के बाद आते हैं। अब देखिए वो 2 मंथ का जो बिल है वो आपने यूनिट कंज्यूम तो कर ली होती है ना, जितने उसमें यूनिट लिखे हुए आए हैं बिल के अंदर वो यूज़ तो कर लिया ना, आपने पेमेंट नहीं किया उस बिल का अभी। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ तो कर चुके हैं, वो खर्चा आप कर तो चुके हैं बट उसका आपने पेमेंट नहीं किया। नॉर्मल सी बात करें, हम किसी से उधार कुछ सामान ले आते हैं, घर की बात करें तो, कि किसी से उधार सामान ले लिया आपने तो उसके पैसे भी आपने देने हैं, मनी आपने देनी है, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग होता है वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस तो आपका हो चुका है बट आपने उसका कैश पेमेंट नहीं किया, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड उसका रिवर्स है बेटा, जिस एक्सपेंसेस का पेमेंट आपने पहले ही कर दिया हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। फिर 2 इनकम लिखी है, एक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और सेकंड है आपकी एक्रूड इनकम। ये क्या होती हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है कोई इनकम टाइम से पहले मिल जाना, जैसे किसी को एडवांस सैलरी मिल गई, एडवांस कमीशन मिल गया, एडवांस कुछ मिल जाए तो हम बोलते हैं कि इनकम पहले ही मिल गई, उसे बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। दूसरा नाम है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होता है जब आपने कोई काम तो कर दिया है, कोई एक्टिविटी, वर्क, जॉब, सर्विस आपने दे दी है, प्रोवाइड कर दी है, बट उसके पैसे अभी आपको मिले नहीं हैं, मिलेंगे, आपकी इनकम है, एक्रूड हो गया कि आपने काम तो कर दिया है और बट आपको उसका पैसा पेमेंट अभी मिला नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो ये 4 नाम हैं। इन 4 नाम का यूज़ ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यूज़ नहीं होता, इसलिए इसने ये वर्ड लिखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस को कंसीडर नहीं करते। कौन सी अकाउंटिंग में इन चारों को यूज़ नहीं करते? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनको यूज़ नहीं करते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। पहले बात करें एडवांटेजेस की, तो फर्स्ट एडवांटेज आता है यदि आप कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हो, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को लिखते हो, कैश ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, तो नंबर 1, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। ये अकाउंटिंग यूज़ तो हो सकती है बट उन फर्मों में, उन बिजनेस में, उन एंटरप्राइज में यूज़ हो सकती है जहां मोस्टली ट्रांजेक्शन कौन सी होती हो? कैश होती हों। सेकेंड है दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। कह रहे वैसे ये मेथड अच्छा है क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा एस्टिमेट नहीं लगाने पड़ते, जो कैश आ गया उसकी एंट्री कर दो, जो कैश चला गया उसकी एंट्री कर दो। मीन्स बस कैश को ही देखना है, कैश आ रहा है एंट्री कर दी, कैश जा रहा है एंट्री कर दी। अल्टीमेटली फ्यू जजमेंट लेने पड़ते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, इसलिए आसान है। तो ये एडवांटेज बना दिया उसने कि मेथड आसान है, ईजी है करने के लिए, उसने इसको एडवांटेज नाम दे दिया। डिसएडवांटेज क्या है, लॉस क्या है? डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेज हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड ए ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। देखो जी ऐसा है, यदि आप कैश 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 ट्रांजेक्शन लिखते हो, उधार की ट्रांजेक्शन को लिखते नहीं हो, तो आप सही में ये नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि देखो कोई आपसे उधार गुड्स ले गया, आपने किसी से उधार गुड्स परचेज किया, वो तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स के अंदर, आपने सारी कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हैं? सिर्फ कैश वाली। तो मेरे हिसाब से सही प्रॉफिट तो नहीं मालूम हो पाएगा आपको बिजनेस का। तो बेसिकली यही समझाना चाह रहा है वो कि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाओगे यदि आप कौन सा कंसेप्ट यूज करते हो? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
लेकिन मैंने पहले बात कह दी आपको, हम अपने अकाउंट्स में कैश बेसिस को यूज़ नहीं करते, हम एक्रूवल बेसिस को यूज़ करते हैं जिसमें कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन यूज़ की जाती हैं। बट चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पढ़ना तो पड़ेगा कि बुक में दिया हुआ है कैश बेसिस कौन सा है। मोस्टली फर्में ये कंसेप्ट अपनाती नहीं है। क्यों नहीं अपनाती? डिसएडवांटेज आपके सामने है, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा ऐसी फर्में इसको अपनाएंगी। तो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्रूवल बेसिस यूज करना पड़ेगा। चलिए खैर, डिसएडवांटेज एक और भी है इसका। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। हमारे दो एक बहुत खास एक्ट हैं, वो कैश बेसिस वाली अकाउंटिंग को मानते नहीं है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट। आपने इनकम टैक्स एक्ट अभी खैर पढ़ा नहीं है, आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, वहाँ इनकम टैक्स एक्ट आएगा 1961 कि लोग टैक्स कैसे भरते हैं, कैसे वो इनकम अर्न करके फिर टैक्स पेमेंट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट जो है कैश बेसिस अकाउंटिंग को नहीं मानता, रिकॉग्नाइज नहीं करता। ऐसे ही हमारा एक कंपनी एक्ट होता है, इसको भी पढ़ेंगे आप, +1 में भी पढ़ेंगे, आएगा नाम आगे जा करके। ये एक्ट भी इस कैश बेसिस अकाउंटिंग को नहीं मानता। तो ये समझाना चाह रहा है कि ये दोनों ही एक्ट जो बहुत अच्छे हैं हमारे अकाउंट्स के पॉइंट से, कॉमर्स के पॉइंट से, कह रहा है ये दोनों ही एक्ट कैश बेसिस को अकाउंटिंग को नहीं मानते। तो चलिए, तो बताने की बातें थी आपको कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन लास्टली मैं यही कहूँगा, ये जो आप पढ़ रहे हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये कैश बेसिस की हैं। ये तब आप यूज़ करेंगे ना जब लाइफ में इनका यूज़ होना हो। मोस्टली आपकी लाइफ में, आपकी बुक्स में एक्रूवल बेसिस यूज़ होगा। देखो आपके सामने आ रहा है, ये आपने यूज़ करना है, ये मोस्टली यूज़ होगा, ऐसे कह लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक आपका, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होएगा? इसमें कैश प्लस क्रेडिट सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं। पढ़िए क्या लिखा है, देखो। इट इज ए सिस्टम in which all transactions are recorded whether cash is received or accrued for income. Similarly, if any expenses has been incurred but payment has not been made, means outstanding, it will be recorded as an expenses in the books. वही बात आ गई, इसमें उधार ट्रांजेक्शन्स भी लिखनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिखा जाएगा। जो एक्सपेंसेस आपने कर दिया है, आपने पेमेंट उसका नहीं किया, फिर भी वो ट्रांजैक्शन इस बेसिस में, एक्रूवल बेसिस में लिखी जाती है। छोटी सी बात है बेटा, इस मेथड में कैश और उधार दोनों ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं, और सही में देखा जाए तो लिखनी भी चाहिए। हम क्वेश्चन भी समझाएंगे आगे चल करके आपको। आप कैश और क्रेडिट दोनों ही लिखोगे ना उसमें भी, तो ये वाला जो बेसिस पढ़ रहे हो ना बेटा, यही यूज होना है आपका। तो ठीक है, इट इज ए सिस्टम इन विच ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, आपकी वो कैश हो या उधार हो। ठीक है बेटा जी। चलिए, इसके बाद आगे लिया जाए इस टॉपिक को। इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इसका एडवांटेज है, एक्रूवल बेस की बात कर रहा हूँ आपसे, एक्रूवल बेसिस की बात हो रही है आपसे। फर्स्ट एडवांटेज, इट इज ए मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है कैश बेसिस वाले से। क्यों अच्छा है? मैंने क्लियर कर दिया आपको। उस मेथड में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस लिखने की बात कही गई है। इसमें क्या होता है, इसमें कैश भी लिखनी है और क्रेडिट भी लिखनी है, तो मोर साइंटिफिक हुआ ना, अच्छा तो यही हुआ ना आपका। तो इसलिए एडवांटेज है कि ये ज़्यादा बेटर है। सेकेंड है, दिस बेसिस शो ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये जो आपका बेसिस है, इसमें प्रॉफिट और लॉस सही आएगा, ट्रू एंड फेयर आएगा बेटा जी। इसमें ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, क्योंकि आपने कैश ट्रांजैक्शन भी लिखी है और उधार ट्रांजैक्शंस भी लिखी है ना। थर्ड पॉइंट है, कंपनी एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज इट। वही बात आ गई, इनकम टैक्स एक्ट हो चाहे कंपनी एक्ट हो, दोनों इस मेथड को, इस एक्रूवल बेसिस को मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज क्या है? मन में आएगा कि इसके भी डिसएडवांटेज है क्या? तो ठीक है, इसकी सुनिए, 2 पॉइंट है। पहला है, दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो कहता है ये सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है मतलब, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन भी लिखनी है और उधार भी लिखनी है आपको, तो काम बढ़ गया। अब काम बढ़ गया तो सिंपल तो नहीं हुआ ना फिर। तो कहता है ये सिंपल नहीं है, इसमें दोनों लिखने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन देखो जी, लिखने जो पड़ेंगे, और मेथड ये वाला बेटर रहेगा। डिसएडवांटेज है तो क्या हो गया, बट आपको लिखना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है सेकंड, लास्ट वन, ए क्विक रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैनी एडजस्टमेंट।
एक बात कही है इसने यहाँ पे, अभी इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के समझाएंगे आपको। आपका लेसन नंबर 21, 22, 23 है, वहाँ एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो उसकी बात उठा के ले आया। ये कहता है काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, एक्रूअल बेसिस में बहुत सी एडजस्टमेंट होती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए कहीं ना कहीं इस मेथड में क्विक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलता, जल्दी प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता। कैश बेसिस में क्या होता है, जल्दी निकल आता है, वहाँ लिखी कैश ट्रांजेक्शन है आपने, यहाँ जल्दी से नहीं आ पाएगा आंसर। थोड़ा सा आपको आउटस्टैंडिंग, एक्रूड सब कुछ लिखना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन आप सीखोगे 21, 22, 23 चैप्टर आएंगे आपके आगे चल कर इसी बुक में, तो वहाँ जाके आप सीखेंगे। तो वो थोड़ा अभी आगे आगे आएगा, लेकिन चलो बात यहाँ पे ख़त्म करनी है। तो वो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्विक नहीं फाइंड हो पाते। तो ये है आपका छोटा सा चैप्टर नंबर 4, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है बेटा। ओके, थैंक यू।